हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं हम। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अवधि का एक दूसरा नाम कोसली भी है। तुलसीदास की जो अवधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उनकी अवधि साहित्यिक अवधि है और साहित्यिक अवधि में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और रामचरितमानस के माध्यम से विश्व के अनेक देशों में अवधि का अध्ययन और अध्यापन आज भी जारी है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर लीजिए चैनल से मिलने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों देखते हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे जो अवधि के बारे में बहुत सारे प्रश्न अवधि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एकाग्रचित होकर पढ़ने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की गणना की जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी सर्वप्रमुख, लोकप्रिय और प्रतिनिधि बोली है। हरदोई जनपद को छोड़कर संपूर्ण अवध प्रांत में अवधी व्याप्त है। अवध का प्राचीन नाम कोसल तथा अवधी को कोसली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको पूछ लेते हैं प्रश्नों में। देसी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख कुवलय माला 8वीं शताब्दी में मिलता है। प्राकृत पैगलम की पुरानी अवधि रूप में मिलते हैं। प्राकृत पैगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना 12वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में की थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य राजकुमारों को अवधि या कोसली के माध्यम से भाषा ज्ञान, व्याकरण की शिक्षा देना था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण संक्रांतिकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। याद रखिएगा दोस्तों इसको। पूर्वी हिंदी का प्रारूप सुरक्षित है, साथ ही यह मध्य प्रदेश व प्राच्य देशों की आर्य भाषा की अवस्था को भी स्पष्ट करता है। अवधि की उत्पत्ति अन्य भारतीय भाषाओं की तरफ 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास हुई है। अवधि के विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम काल है 1400 ईस्वी तक या आदिकाल भी इसको कह सकते हैं। 1400 से 1700 ईस्वी तक को मध्यकाल और 1700 से आज तक को आधुनिक काल माना गया है। दोस्तों अगर आप वर्तमान समय में परीक्षाएं दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि वर्तमान समय में कुछ भी इम्पोर्टेंट नाम का चीज़ नहीं रह गया है। सिलेबस के अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान देकर पढ़ें और सिलेबस के अंदर जो कुछ भी है उसको अच्छे से जानें ताकि परीक्षाओं में हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। यहाँ से देखिए दोस्तों, अवधि के क्षेत्र को लेकर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं कि अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है। मंडल फैजाबाद, और फैजाबाद में कौन कौन से जिले हैं वहाँ पे अवधि बोली जाती हैं। फैजाबाद जिला, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। यहाँ पे इतने सारे जिलों में, फैजाबाद मंडल के इतने सारे जिलों में अवधि बोली जाती है। लखनऊ जो मंडल है उसके कौन कौन से जिले में बोली जाती है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, देवीपाटन, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच आदि जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट वाराणसी में देखिए दोस्तों, वाराणसी में जौनपुर, केराकत तहसील को छोड़कर, नेक्स्ट मिर्जापुर, चुनार एवं दुधी तहसील को छोड़कर बस्ती जिले की हरैया तहसील में बोली जाती है। दोस्तों सीमावर्ती जिलों में अवधि समीपस्थ भाषाओं बोलियों से कुछ प्रभावित है, जैसे सीतापुर और लखीमपुर खीरी में कनौजी से, फतेहपुर में कनौजी तथा बुंदेली से, इलाहाबाद के पूर्वी दक्षिणी भाग में भोजपुरी व बघेली से, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिलों की अवधि भोजपुरी से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में भोजपुरी से अवधि प्रभावित है, परंतु संपूर्ण अवधि क्षेत्र की भाषा में व्याकरणिक एकरूपता है। लेकिन भोजपुरी से प्रभावित होने के बावजूद भी जो अवधि है वह उस क्षेत्र में की जो व्याकरणिक
जो भाषा है उसमें एक रूपता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के बाहर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के बाहर फिजी, त्रिनिदाद गुयाना, मॉरिशस, दुबई में कुछ लोग अवधि में पारस्परिक बातचीत करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बैसवाड़ी, मिर्जापुर तथा बघौनी अवधि के मुख्य बोलियां हैं। कौन कौन सी अवधि के मुख्य बोलियां हैं दोस्तों? बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बघौनी अवधि की प्रमुख बोलियां हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। बैसवाड़ी अवधि की एक उपबोली है, ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों। बैसवाड़ी अवधि की एक उपबोली है, जैसे राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस क्षेत्र में को बैसवाड़ा कहा गया है। बैसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत उन्नाव एवं रायबरेली के मध्य बरछावा, डलमऊ, खीरो, सरेनी, मोरावा, पुरवा, पहनन, पाटन, मगड़ायर, घाटपुर, भगवंतपुर, बिहार, डोंडिया, खेरा इत्यादि है। साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से अवधि संपन्न बोली है। विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। हमारा एक भी प्रश्न यहाँ से न गलत हो, इसलिए हम संपूर्ण से तैयारी कर रहे हैं हिंदी की। तो आइए अवधि की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। खड़ी बोली की तुलना में अवधि के स्वरों की मात्रा कुछ कम होती है। अर्ध समवृत्त है। अवधि में अड़ के स्थान पर न बोलने की प्रवृत्ति है, जैसे गुण को कहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं, उरीण आदि ड़ को न का उच्चारण करते हैं। ड़ के स्थान पर र बोलने की प्रवृत्ति है, जैसे लड़का लड़का को, बड़बड़ाना बड़बड़ाना को, झगड़ा आदि के स्थानों पर अड़ के जगह पर र का इस्तेमाल होता है। इसमें श के स्थान पर ख बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे भाषा को भाखा कहते हैं, ईर्ष्या को ईर्खा कहते हैं, भूषण को भूखन आदि कहते हैं। अवधि में श का उच्चारण स होता है, जैसे ऋषि, विश्वामित्र आदि। अवधि के अंतर्गत संस्कृत शब्दों को ड़ लिखा तो जाता है, किंतु उसका उच्चारण र की तरह होता है, जैसे गौड़, गुड़ आदि। इसमें व को व्यंजन रूप में और ब और स्वर रूप में उ या ओ बोलते हैं, जैसे वाहन को बोलते हैं, व्याकुल को व्याकुल, वकील को वकील, ओकील, जगदेव को हरदेव को इत्यादि। अवधि में की बहुवचन के बारे में जानते हैं दोस्तों। अवधि में बहुवचन खड़ी बोली की तरह बनते हैं, जैसे बात को खड़ी बोली में हम बातें लिखते हैं, वैसे ही अवधि में भी हम बातें ही लिखेंगे, सपन से सपने आदि। अवधि में बहुवचन के लिए एक वचन भी व्याप्त होता है, जैसे लड़का, ख्यालती, लड़के खेलते हैं। अवधि में त्रियक रूप एक वचन में वही रूप रहता है। बहुवचन में न, नी प्रत्यय लगते हैं, जैसे लोगन, लड़कहन, मुनिना आदि। स्त्री प्रत्यय अवधि और खड़ी बोली के लगभग एक जैसे हैं, किंतु खड़ी बोली में न, इन, आइन, अवधि में नी, इनी, आइन होता है, जैसे मालिनी, नाउनी, पंडिताइन आदि। अभी हम अवधि का जो साहित्यिक विकास है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का पूरा श्रेय मुल्ला दाऊद को जाता है। इनका जो अवधि का जो प्रथम ग्रंथ है दोस्तों चंदायन है, याद रखिएगा। और इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद, बहुत इंपॉर्टेंट। चंदायन में दोहा, चौपाई की कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। यह कृति ईश्वर वंदना, पैगंबर वंदना, गुरु वंदना और तत्कालीन राजा की प्रशंसा से मसनवी शैली में लिखी गई है, इसको भी याद रखिएगा। काव्य भाषा के रूप में अवधि दो रूप में मिलते हैं। अवधि के दो रूप मिलते हैं, ठेठ अवधि और साहित्यिक अवधि। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं साहित्यिक अवधि में है, याद रखिएगा। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन और लोरकहा भी कहते हैं, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। लेकिन जो रामचरितमानस है और गोस्वामी तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं जो अवधि में है, वो सारी साहित्यिक अवधि में है।
चंदायन काव्य की अभिव्यक्ति में सहजता और चित्रात्मकता है। देखिए दोस्तों, कभी पूछ लेते हैं कि यह निम्नलिखित पंक्तियाँ कौन से काव्य की है, तो आप देखिए इसको। उत्तर न देई लोर मुँह जोवा, सांप डसी किस लहर रई सोवा। ये चंदायन की पंक्तियाँ हैं। चंदायन की एक अन्य पंक्तियाँ को देखते हैं जिसमें विरह का अभूतपूर्व वर्णन है। काढ़ी पेड़ जरी मूर उपारो, डारी डारी कई फैल फारो। इसके उपरांत लाल दास का हरिचरित, सूरज दास का राम जन्म, ईश्वर कृत सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज आदि ने अवधी काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। जायसी से पूर्व कुतुबन कृत मृगावती और मंझन कृत मधुमालती का नाम लिया जाता है। दोनों कथाएं रोचक और उनके वर्णन विशद है। नेक्स्ट देखिए, मंझन की अवधि अपेक्षाकृत अधिक सरल और सटीक है। इन्होंने भावाभिव्यक्ति के लिए प्रकृति चित्रण का सहारा लिया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रमाख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रमुख अवधि में रचनाएं हैं। पद्मावत उनके यश का आधार है जो कि अवधि में ही लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जायसी ने बोलचाल की सीधी सादी अवधि का प्रयोग किया है। इसमें तद्भव शब्द अधिक है, तत्सम शब्द बहुत कम है। प्रसंगवश अरबी फारसी के शब्द आ गए हैं। उस्मान ने चित्रावली की रचना पद्मावत के ढंग पर की है, वो भी अवधि में ही है। चित्रावली की भाषा ठेठ अवधि है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेते हैं चित्रावली की भाषा कौन सी है, तो ठेठ अवधि है। अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहावतों लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सरसता आई है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी की रचना भी ठेठ अवधि में की है। शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना अमरकोश से शब्द छांट कर की है। देखिए शेख ज्ञानदीप की एक पंक्ति है दोस्तों, ललित रूप आखर जो गढ़े, चुनी चुनी अमरकोश से काढ़े। यह पंक्तियाँ किससे संबंधित है दोस्तों, ज्ञानदीप से, और इसके रचनाकार कौन है, शेख नबी। जान कवि ने सर्वाधिक 29 प्रेमाख्यानों की रचना की। कथानक के गठन और कवित्वपूर्ण प्रेम निरूपण के लिए इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। दोस्तों एक बात याद रहे कि जान कवि ने कुल 79 रचनाएं की है, जिसमें सर्वाधिक उन्होंने 29 प्रेमाख्यानों की रचना की है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेमकरणकृत कृष्णचरितमृत, शिवरामकृत भक्ति जयमाल, भवानीकृत बैताल पचीसी, आलिशाकृत प्रेम चिंगारी, ख्वाजा अहमदकृत नूरजहाँ इत्यादि सैकड़ों पुस्तकें अवधि के विकास की साक्षी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, भैरवे रामायण, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी आदि कृतियाँ अवधि में हैं। तुलसीदास की शैली स्वाभाविक, सरस और सरल है, ताकि कोई भी पढ़ सकता है आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास ने अपनी भाषा में राजस्थानी, खड़ी बोली, भोजपुरी और यहाँ तक अरबी फारसी के शब्दों का भी यथोचित प्रयोग किया है। नाभादास ने अपने गुरु की प्रेरणा से भक्तमाल की रचना अवधि में की। लालकृत अवधविलास अवधि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। अवधि की साहित्यिक परंपरा में नरहरि बारहट कृत पौरुष रामायण की प्रौढ़ कृति है। इसकी रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर की गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों उनको हम देखते हैं। वर्तमान काल में बोलचाल की अवधि खड़ी बोली के बहुत प्रभावी, खड़ी बोली के बहुत निकट पहुंच गई है दोस्तों। शिक्षा और विज्ञान की निरंतर हो रही प्रगति के साथ साथ अवधि में अंग्रेजी, विज्ञान और तकनीकी शब्दों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। अभी जायसी से पूर्व अवधि की परंपरा पर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने शोध किया, जो प्रारंभिक अवधि के नाम से प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने डिलीट का शोध कार्य किया, जो अवधि का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर देवी शंकर त्रिवेदी ने बैसवाड़ी शब्द सामर्थ्य पर शोध कार्य किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप का अवधि साहित्य का इतिहास 2012 में प्रकाशित हुआ। याद रखें दोस्तों, इसको पूछ लेते हैं।
इस ग्रंथ में अवधी साहित्य की विस्तृत अद्यतन अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा परीक्षाओं में। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।